तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, बल्कि स्टार्ट तो खैर हमारा लास्ट क्लास में हो ही चुका है। आज हम कंटिन्यू करेंगे आवर एनवायरनमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है इंक्रीज होना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में बढ़ना। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है बच्चों। तो हमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है उसको डेफिनेशन से हम उसको समझते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखा रखी है। अब जो ये एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये पूरी खेती बाड़ी है एक, इस जगह पर, इस फील्ड पर वो बच्चों पेस्टिसाइड्स, यानी कि एक तरीके से कीड़े मकोड़े मारने की दवा डाली जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अपना काम तो खूब कर रहा है, सही से कर रहा है कि हर जगह पेस्टिसाइड डाल रहा है, जिससे कि कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और जो खेती बाड़ी है, जो फसल है, वो अच्छे से ग्रो कर जाए। लेकिन बच्चों जो ये पेस्टिसाइड्स होता है तो केमिकल ही और हार्मफुल भी है। तो जैसे हम बात करें इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डेफिनेशन की, एज वी मूव टू हायर ट्रॉपिक लेवल सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस, वो क्या कह रहा है, जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल बढ़ता रहता है, मूव करता रहता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी बढ़ते रहते हैं। हमने फूड चेन, जो लास्ट क्लास में हमने फूड चेन पढ़ी थी, हमने 3 फूड चेन देखी थी। तो जैसे जैसे वो फूड चेन जो है, वो ट्रॉपिक लेवल जो है जैसे जैसे इंक्रीज करता रहता है, तो जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी इंक्रीज करते रहते हैं। अब वो हार्मफुल सब्सटेंस मरकरी भी हो सकता है, डीडीटी भी हो सकता है, और पेस्टिसाइड्स का तो हमने देख ही लिया एग्जांपल। तो जैसे जैसे ये बढ़ते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं जो हमने फूड चेन के अंदर हमने देखा था। इसको देखिए, ये प्लांट है जो प्रोड्यूसर है। अब ये ग्रास होपर है। सपोज इन केस कि 5-6 ग्रास होपर हैं जो इस प्लांट को, इस पर्टिकुलर प्लांट को खाते हैं, ठीक है। 5-6 ग्रास होपर जो है इस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं और खा रहे हैं। फिर हो क्या रहा है, जो ये 5-6 ग्रास होपर्स हैं, इसको ये फ्रॉग खा लेता है। अब देखो, समझो बात को, इसके अंदर पेस्टिसाइड मिला हुआ है, इस प्लांट के अंदर पेस्टिसाइड मिक्स है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो एक बंदा है, एक इंसान है, वो पेस्टिसाइड डाल रहा है पूरे की पूरी फील्ड पर। तो वो पेस्टिसाइड सपोज इन केस इसके अंदर मिक्स है, तो ये ग्रास 5-6 जो ग्रास होपर्स है मिलकर इस प्लांट को खा लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो सारे के सारे इस ग्रास होपर के अंदर आ गए। अब 5-6 ग्रास होपर है, जब 5-6 के सबके अंदर एक हार्मफुल सब्सटेंस जा चुका है, और वो ही के जो 5-6 के 5-6 जो ग्रास होपर हैं, उसको, उन सबको मिलकर, मतलब उन सबको ये जो फ्रॉग है ये खा लेता है। अब 5-6 के अंदर सपोज इन केस जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे वो सारे के सारे एक फ्रॉग के अंदर चले गए, ठीक है बच्चों, एक फ्रॉग के अंदर चले गए। अब ये जो फ्रॉग है, इसको ये स्नेक खा लेता है, तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस थे वो इस फ्रॉग के अंदर चले गए। अब ऑब्वियस ही बात है, जैसे ऊपर 5-6 हमारे ग्रास होपर थे, उसी तरीके से हो सकता है ये भी 4-5
फ्रॉक्स हो जो 4-5 फ्रॉक्स ने मिलकर 20-25 ग्रास होपर्स को खा लिए हो। तो जितने भी इन फ्रॉक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स जो केमिकल सब्सटेंस मिले हुए थे, हार्मफुल जो सब्सटेंस मिले हुए थे, वो सारे के सारे स्नेक्स में आ गए। तो देखा जाए तो मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है। मल्टीपल में कैसे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जो ये स्नेक है वो एक फ्रॉक तो खाएगा नहीं, वो 10-12 फ्रॉक्स खाएंगे, और वो 10-12 फ्रॉक्स में सब ने 5-5 6-6 ग्रास होपर्स खा रखे हों। तो सबके सब जो फ्रॉक्स के अंदर जो पेस्टिसाइड्स के जो सब्सटेंस, केमिकल जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो मिल गए थे, वो सारे के सारे फ्रॉक्स में आ गए, और जो फ्रॉक्स में आ गए वो सारे के सारे स्नेक्स में आ गए। उसी तरीके से जो ये होक है, उसने भी एक आधा स्नेक्स तो खाए नहीं होंगे, उसने भी 3-4-5-6 स्नेक्स खाए होंगे। तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल में आपका जो मैग्निफिकेशन है वो बढ़ता जा रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि मल्टीपल में बढ़ना। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप में जब कोई दूर की चीज को देखना हो तो उसको पास में, मतलब पास करने के लिए हमें उस माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को बढ़ाना होता है। जिस तरीके से हम आमतौर पर आजकल किसी वीडियो की मैग्निफिकेशन को स्पीड में बढ़ा देते हैं कि अगर जो हमें वीडियो है या कोई पिक्चर है हमें थोड़ी सी बोर लग रही है थोड़े टाइम के लिए, तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। उसी तरीके से ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब मैं डीडीटी के बारे में भी बताता हूँ। डीडीटी क्या है कि सपोज एक वाटर रिवर है पूरा, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। आपको मैं इसी से ही समझाता हूँ। और अब एक नदी है, उसके अंदर काफी हार्मफुल जो केमिकल है इंडस्ट्री में से आती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी आसपास इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उसमें से जितने भी केमिकल्स के जो लिक्विड होते हैं वो सारे के सारे नदी में बह जा रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, उधर डीडीटी जमा होता जा रहा है, यानी कि एक तरीके से हार्मफुल सब्सटेंस इकट्ठा होता जा रहा है। अब होता क्या है, तो वहां पर जब एल्गाई की वजह से, मतलब एल्गाई जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर जो है एल्गाई है वहां पर, वो प्रोड्यूस हो गया वहां पर। अब उसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है वो डीडीटी मिक्स हो गया, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस थे वो मिक्स हो गए। उसके मिक्स होने से हुआ क्या, छोटी छोटी जो मछलियां हैं ज़ूप्लैंक्टन, उन्होंने उस प्रोड्यूसर को, यानी कि जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो प्लांट है उसको खा लिया। तो जो डीडीटी है वो इस ज़ूप्लैंक्टन के अंदर चले गए। अब ज़ूप्लैंक्टन भी 50-60 हैं, और फिर छोटी छोटी जो फिश हैं वो 25-30 हैं। अब इन 25-30 ने मिलकर इन सारे छोटे छोटे ज़ूप्लैंक्टन को खा लिया। फिर उसी तरीके से जो ये डीडीटी अभी तक तो हमारे प्रोड्यूसर में था वो ज़ूप्लैंक्टन के अंदर चला गया और फिर स्मॉल फिश में चला गया। फिर देखो मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है, पहले 1 थे वाटर के अंदर, फिर 1000 हो गए, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। देन 10,000 10% से इंक्रीज होते जा रहे हैं, 10% से इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर स्मॉल फिश को ये लार्ज फिश ने खा लिया। ये 2 फिश है बड़ी बड़ी और छोटी है 6-7, ये 6-7 के 6-7 को इन दोनों ने खा लिया। तो इसका 10% से जो डीडीटी की जो मैग्निफिकेशन है वो 10% से इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद जो बर्ड बची लास्ट में, जो टॉप कंज्यूमर है, इसने फिश को खा लिया। इस बर्ड ने फिश को खा लिया। तो इसका भी जो डीडीटी कंसंट्रेशन है वो 10% से इंक्रीज हो गया। मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, मतलब कि 10% या 10 गुना से ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ गई? यानी कि एक में हार्मफुल सब्सटेंस है, उसी को हम खाए जा रहे हैं। जैसे कि अब एक फिश है, एक फिश के अंदर वो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो हम 3-4 खा जाते हैं, तो वो जो 3-4 के जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे एक में आ गए, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन 3 गुना हो गई। बात समझ में आ गई? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 एग्जांपल आपको बता दिए। आगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं उसको पढ़ते हैं। द सिस्टम, this is the system of interdependence among various living beings and non living things in a given habitat। यानी कि
जो एक सिस्टम है जो हर एक कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वेरियस लिविंग बींग्स जो है वो डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो उसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। यानी कि पूरा एक ये होल जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस जो है सब एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक अबायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है बायोटिक। तो अबायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं उसको पढ़ते हैं। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स मेक्स द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग की जो सब्सटेंस है, जो चीजें हैं, वो सारी की सारी अबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं इकोसिस्टम के। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी की सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी की सारी अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसके लिए नोट है, उसको हम पढ़ते हैं। जो हवा है, ऑब्वियस ही बात है, हमें ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हवा से ही हमारे को हम देते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आती है। अदर गैसेस हैं जो लिविंग बीइंग को जरूरत होती है, जो हवा के जरिए ही पहुंचती है। ठीक है बच्चों, तो हवा का एक तो ये काम हो गया। दूसरा हम बात करें अबायोटिक में वाटर की, तो वाटर क्या करता है? वाटर तो आप सब बच्चों को अच्छे से पता ही है। वाटर इज essential for all living beings because all the metabolic activity happen in the presence of water, यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी पानी के अंदर ही प्रेजेंट होती है। सोइल इज द रिजर्वोयर ऑफ द वेरियस न्यूट्रिशन विच इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, जो प्लांट जो है यूटिलाइज करते हैं उसको और ग्रो करते हैं अपने आप को। ठीक है बच्चों, तो ये था अबायोटिक। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक। बायोटिक होता है ऑल लिविंग बींग्स मेक द बायोटिक, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सारे के सारे वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे कि ग्रीन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है बच्चों, ग्रीन प्लांट क्या रोल प्ले करते हैं? वो प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। दूसरा है एनिमल एंड अदर लिविंग बींग्स, वो अपने आप में रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर का, क्योंकि वो खुद मतलब चीजों को यूटिलाइज करते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट तो खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं या ऑल लिविंग बींग्स हैं वो खुद तो नहीं बना सकते, तो वो डिपेंडेंट है, वो कंज्यूमर है, बिकॉज दे डिपेंडेंट फॉर फूड, डायरेक्टली ही हो चाहे इनडायरेक्टली हो, फ्रॉम प्लांट से ही एनिमल्स हो या फिर लिविंग बींग्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हम लोग हो, सारे के सारे डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है प्लांट पर निर्भर है। तीसरी हम बात करें बैक्टीरिया और फंगी की, जो कि ये डिकम्पोजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि भाई जितने भी डीके हमारे जो जीव जंतु होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, या जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो खराब होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, उनको डिकम्पोज करने में ये बैक्टीरिया और फंगी जो है ये मदद करते हैं। यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने में भी मदद करते हैं, जो हम लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आवर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर किस किस तरीके का इफेक्ट है उसको हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे वेस्ट की। अब ऑब्वियस ही बात है, चीजें हैं तो वो वेस्ट भी होंगी। जो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं, फूड है, फ्रूट है, या कुछ भी चीज है, वो वेस्ट भी होती है। तो वो वेस्ट होती है तो क्या होता है और कहाँ कहाँ से वेस्ट निकलता है उसको पढ़ते हैं। ड्यू टू आवर वेस्ट इन्वायरमेंट गेट पोल्यूटेड, ऑब्वियस ही बात है, जब वेस्ट निकलेगा तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रदूषित होगा, पोल्यूटेड होगा। ठीक है, देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट, जैसे कि हाउस होल्ड गार्बेज। हम घर पे सामान बनाते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे वेस्ट निकलते भी हैं। जब हम कोई फ्रूट को काटते हैं, काटने पर जो उसके छिलके होते हैं वो हम फेंक देते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। किचन वेस्ट होता है, पेपर को वेस्ट करते हैं, पॉलिथीन हम लेकर आते हैं तो उसको फेंक भी देते हैं। वुड वेस्ट होता है, ग्लास होता है, मेटल कैंस होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो वेस्ट होती है। तो ये सारी की सारी हमारे जो एनवायरनमेंट है इसको प्रदूषित करती है, पोल्यूटेड करती है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे सीवेज के बारे में। वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को जनरेट किया जाता है, चाहे वो कमर्शियल वेस्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसको सारा का सारा सीवेज होता है। जैसे कि कमर्शियल वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, कमर्शियल वेस्ट में कहाँ से आता है, शॉप से, हॉस्पिटल से, और इंडस्ट्रियल में केमिकल जो हमारा रिवर्स में मिल जाता है, जो अभी हमने ऊपर डीडीटी की बात करी है। ठीक, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट,
जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आप क्या समझेंगे, भाई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होने लग गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं खराब मोबाइल्स की, या कंप्यूटर सिस्टम के कोई ऐसा पार्ट जो खराब हो चुका है, हम फेंक चुके हैं उसको, या ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई हमारा बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट पड़ा है तो वो भी वेस्ट ना। तो वो सारे के सारे जो वेस्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसी को ही कहा जाता है जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं और जो किसी काम के नहीं होते। वेस्ट आर टू टाइप्स, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं? जो हम घर के फूड को, छिलके जो होते हैं उसको उतार के फेंक देते हैं, या कोई हमने खाना खाया, वैसे तो कहते हैं कि अगर आप खाना उतना ही बनाओ जितना खाना हो, ठीक है, वेस्ट मत करो, लेकिन हो जाते हैं वेस्ट। कई घरों में खाना बच जाता है, रोटी बच जाती है, या हमने जो मतलब कुछ केले के छिलके हैं वो पड़े हों वो छिल जाते हैं, संतरे के छिलके होते हैं उसको फेंक देते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हम उसको डिकम्पोज कर सके, ठीक है। दे मेनली इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल पेपर्स, कॉटन, वेज वेस्ट, सीवेज, ये सारे के सारे ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। कौन कौन से? पेपर, कॉटन, वेज वेस्ट का मतलब जैसे कि हम सब्जियों के वेस्ट से बात करें, जैसे अनियन का वेस्ट हो, टमाटो का वेस्ट हो, पोटैटो का वेस्ट हो, और फ्रूट के वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली बात है केले का जो छिलका है आपको नजर भी आ रहा है, संतरे के छिलके आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वेस्ट होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब हम बात करें, जैसे कि अब देखो ये वॉलमार्ट का जो ये पॉलीथीन पॉलीपैक है ये भी वेस्ट है। अब ये देखो ये कितने सारे आपके सामने मोबाइल्स पड़े हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये एग्जांपल है दिखाने के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। जो डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो सकते हैं वो हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि मेटल, मेटल कहाँ डिकम्पोज हो सकता है? खत्म थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं डिकम्पोज, जैसे कि अगर मैं किसी मिट्टी में मिला दूं, ठीक है, मिट्टी में मैं मिला दूं बायोडिग्रेडेबल चीजों को तो वो मिक्स हो जाएंगी ना। लेकिन अगर मैं मेटल को मिलाना चाहूं क्या वो मिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता। प्लास्टिक को मिलाना चाहूं क्या मिक्स हो सकता है? वो वैसी का वैसे ही रह जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं केले की छिलके की, अगर मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा तो वो एक तरीके एक वक्त पे आकर वो डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनियन भी खत्म हो जाएगा, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन मेटल, नॉन मेटल नहीं सॉरी, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, डाइज, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। सिंथेटिक, ये सारी की सारी चीजें नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल भी दे रखे हैं, पॉलीपैक का दे रखा है, ये कुछ टिन है जो पेप्सी के हैं, कैन जो है ये नहीं हो सकती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नोट में पढ़ते हैं, वी शुड यूज, हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करना चाहिए हमें, बल्कि, ठीक है, मतलब उसको खाद को फर्टाइल करने के लिए हमें वो मिला देना चाहिए। कई लोग बनाते भी हैं, कई लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। 80% नहीं करते तो 20% करते भी हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उससे मिट्टी को फर्टाइल बनाया जाता है और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है, ठीक है। वी शुड यूज मोर ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग आवर एनवायरमेंट, यानी कि जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूटेड ना रहे। अगर मैं बात करूं कई डेवलपिंग देशों की बात करूं जो डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलपिंग नहीं सॉरी डेवलप्ड, जितनी भी कंट्रियां डेवलप हो चुकी हैं, जापान हो, चाइना हो, तो बहुत सारी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को वो इस्तेमाल करते हैं और अपने पोल्यूशन जो अपना एनवायरमेंट है उसको सेव करके रखते हैं, ठीक है। जितनी भी अभी डेवलपिंग कंट्रियां हैं उसमें ये सब प्रोसीजर चल रहे हैं, बट डेवलप्ड कंट्रियों में ये सब चीजें चल रही हैं, प्रोसेसिंग में है। पेपर इज अ बायोडिग्रेडेबल बट शुड स्टिल बी अवॉइड फॉर सेविंग द प्लांट, मतलब जो पेपर है वो बायोडिग्रेडेबल है लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए मदद करो, क्योंकि प्लांट बचाना है तो ऑब्वियस ही बात है प्लांट में से ही पेपर निकलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप वेस्ट ना करो पेपरों को, जिससे कि प्लांट की सेविंग रहे, तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेपर को तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ही है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना ही चाहिए, जिससे की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो बचे रहे, ठीक है। रिसाइकिल की बात करें तो रिसाइकिल क्या क्या हो सकता है? पेपर, पॉलिथीन, मेटल, कैंस, ठीक है। बायोगैस की अगर हम बात करें तो सीवेज एंड फूड वेस्ट यूज्ड इन मेक ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस प्लांट में हमारे जो सीवेज होते हैं
या फूड वेस्ट जो हमने ऊपर देखा, तो वो बायोगैस बनाने में मदद कर सकते हैं। डंप इन पिट यानी कि सीवेज फूड वेस्ट बिकम फर्टिलाइजर आफ्टर डिकम्पोजिशन होने के बाद, यानी कि मिक्स होने के बाद जितने भी हमारे सीवेज और जो फूड वेस्ट हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइज यानी कि उपजाऊ बना देते हैं मिट्टी को। और बर्न्ट यानी कि हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं उनको जला देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो रिसाइकल हो सकती हैं। वो पेपर, पॉलिथीन, मेटल कैंस, ये रिसाइकल हो सकते हैं। बायोगैस प्लांट के अंदर हमारे सीवेज फूड वेस्ट हमारा यूज हो जाते हैं। डंप पिट के अंदर मतलब किस तरीके से हम इस सब चीजों को इस्तेमाल कर सके, जो वेस्टेज है उसको किस तरीके से डिस्पोज कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हॉस्पिटल के वेस्ट है उसको जलाना ही बेहतर है, उसको जला दो, मतलब उसको रखो नहीं तो ज्यादा बेहतर है। रखना भी नहीं चाहिए, उसको जला देना चाहिए साथ साथ। और कुछ फूड वेस्टेज है उसको खोदो, मिट्टी को खोदो और उसके अंदर मिक्स कर दो, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो उपजाऊ हो जाए, फर्टाइल हो जाए। और बायोगैस बनाने के लिए भी, क्योंकि आजकल गैसों की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, गाँव में गैस नहीं पहुंच पा रही है, तो बायोगैस इस्तेमाल होती है कई गाँव में, तो विलेजेस में। तो वो सब जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इस्तेमाल में आते हैं बायोगैस बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन की। सबसे पहले हम ये जाने कि ओजोन लेयर होता क्या है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं, ओजोन लेयर एक तरीके से एक ऐसी लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर है, वो नीचे नहीं आती। हालांकि ओजोन लेयर बहुत हार्मफुल है हमारी एटमॉस्फेयर के लिए अगर वो नीचे आ जाए तो, बट वो नीचे आती नहीं है। वो नीचे नहीं आती है जिसकी वजह से हम सेफ है। लेकिन ओजोन लेयर हमारे लिए हार्मफुल होने के साथ साथ हमारे लिए हेल्पफुल भी। कैसे बच्चों? अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है, जो सन अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ता है, उसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है। अब जो वो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर है, जो हमारे लिए तो हार्मफुल है ही है, लेकिन हार्मफुल के साथ साथ हमारे लिए हेल्पफुल भी है। किस तरीके से हेल्पफुल है कि जो सन अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ता है और उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है बच्चों ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है एटमॉस्फेयर के ऊपर, जैसे कि लिखा भी हुआ है, ओजोन लेयर इज फाउंड हाई अप इन एटमॉस्फेयर व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट ऑन ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू ओजोन। अब जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से ओजोन बनाती है उसको भी समझते हैं, उसको समझते हैं। देखो ये एक डायग्राम है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर ओजोन लेयर है, और सबसे ऊपर जो सन है वो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे छोड़ रहा है, और जो ये ओजोन लेयर है इस अल्ट्रावायलेट रेज को इस एटमॉस्फेयर के अंदर आने से प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं ये प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमारे लिए हार्मफुल होने के साथ साथ हमारे लिए हेल्पफुल भी है। हार्मफुल तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो नीचे आ ही नहीं सकती, जब नीचे नहीं आ सकती तो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, बट अगर आ गई तो सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे जितने भी लिविंग बीइंग है सब एक्सपायर हो जाएंगे, इवन नॉन लिविंग थिंग भी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये ओजोन बनता कैसे है। बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन है, आप सब अच्छे से जानते ही हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है और ऑक्सीजन जो होता है वो O2 होता है बच्चों। क्या होता है? O2 होता है। अब होता क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेस जब ऑक्सीजन पर पड़ती है तो वो दो हिस्सों में यानी कि ब्रेक कर देता है, जैसे कि O+O बना दिया। ठीक है, अब पहले से ही ऑक्सीजन है ही है एटमॉस्फेयर में, और कुछ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है तो वो O3 बन जाता है। O3 का मतलब ही ओजोन है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। और ये O3 बनता कैसे ये मैं आपको समझा चुका हूं कि जो ऑक्सीजन O2 होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। कौन कर देता है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेस जो है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। अब वो जो दो हिस्सों में बट गया तो कुछ तो अभी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़े हुए हैं ना, अभी तो है ना। तो जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर पे है उसके साथ ये O जो ब्रेक डाउन हुआ है वो मिल जाता है। मिक्स होने की वजह से वो O3 बन जाता है। O3 का मतलब वो ओजोन बन गया, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि हार्मफुल गैस बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये ओजोन होता है, इस तरीके से ओजोन बनती है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब ये करते क्या है, ओजोन करता क्या है? ओजोन हमारे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर नीचे आ जाए तो, और अगर नीचे आ जाए तो बहुत सारी बीमारियां बना सकता है, जैसे कि कैंसर इन एनिमल्स,
ह्यूमन बींग्स, कहीं पे भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है ये ओजोन लेयर। ठीक है बच्चों, अब ओजोन लेयर हार्मफुल होने के साथ साथ हेल्पफुल भी है, ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। ओजोन लेयर वर्क लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह भी काम करता है, जैसे कि मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डज लिखा है, डज नॉट लिखिए, डज नॉट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे अर्थ तक पहुंचती नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर पे पहुंचती नहीं है, पहुंच तो जाती है लेकिन लार्ज अमाउंट को स्टॉप कर लेती है, रोक देती है ओजोन लेयर। थोड़ी बहुत आती है, जैसे कि अगर सपोज इन केस में एग्जांपल दूं 10 रेज हैं तो 10 रेज में 8 जो है वो तो वापस चली जाती है ओजोन लेयर की वजह से, बाकी जो 2 है वो पृथ्वी पे आ जाती है। मैंने एग्जांपल दिया है, 10 नहीं होती तो भाई अनलिमिटेड ही है, बट मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर 10 अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे पृथ्वी पर आ रही है तो ओजोन लेयर की वजह से 8 चली जाती है, बाकी 2 ही आ पाती है, जिसकी वजह से इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, Thus the protect us and all other living being of the planet। ठीक है, यानी कि हमारे को प्रोटेक्ट करके रखती है। अब मैं बात करूं डिप्लेशन की। अब ये डिप्लेशन क्या होता है, डिप्लेशन कैसे होता है? डिप्लेशन का मतलब एक तरीके से मैं बात बताऊं तो ओजोन जो है अपनी शक्ति को खत्म करता जा रहा है, यानी कि जो ओजोन है वो कन्वर्ट होता जा रहा है ऑक्सीजन में। बात समझ में आ रही है? तो जब ओजोन लेयर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहेगा तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल बन जाएगा। अब बच्चे आप कहोगे कैसे? क्योंकि जब ओजोन जो है, ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके, तो ओजोन बचेंगे कहां? जब ओजोन बचेंगे नहीं तो सन में से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो सारी पृथ्वी पे आ जाएंगी, और जब सारी पृथ्वी पे आ जाएंगी तो सारी पृथ्वी पे बीमारियां, सारे लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सब खत्म हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे को ओजोन को भी बचा के रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओजोन इज अ बिकमिंग थिन वर्ल्ड वाइड, it is thinnest at Antarctica and the Arctic. This let more ultraviolet rays to reach the surface of the earth। यानी कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो पतला होता जा रहा है, बिल्कुल थिन होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि ओजोन जो है वो होल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओजोन खत्म होता जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, और हमारे यहाँ पर भी खत्म होता जा रहा है। अब उसके खत्म होने के कारण है बच्चों, बहुत सारे कारण है कि कैसे खत्म हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे खत्म हो रहा है। CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये आप बात करोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बच्चों वो हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है, बहुत सारा कार्बन होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में होता है। हम एसी चलाते हैं, हर जगह एसी चल रहा है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे तो 90% एसीज हैं, जो ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है। क्योंकि क्यों खत्म कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत पतली गैस होती है बच्चों। समझो, जो हमारे जो मतलब कि रेफ्रिजरेटर में से, एयर कंडीशन में से, फायर एग्जिस्टिंग में से, शेविंग क्रीम में से जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत पतली सी गैस निकलती है, जो ओजोन लेयर पर जाकर मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब ओजोन लेयर पर जाकर मिक्स हो गई तो O3 से वो O2 में बन जाती है, यानी कि डिप्लेट कर देता है ओजोन को। बात समझ में आ रही है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे रेफ्रिजरेटर में से, एयर कंडीशन में से जो निकलता है वो बहुत पतला होता है, और वो जाकर धीरे 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 करके ऊपर जहां पर ओजोन लेयर है वहां जाकर मिक्स हो जाती है। और जब वो ओजोन लेयर पे मिक्स हो जाती है तो वो O2 कर देती है, O2 बना देती है, यानी कि ऑक्सीजन बना देती है। अब ऑक्सीजन बना देगी तो ऑक्सीजन तो हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती ना, ऑक्सीजन तो हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, ओजोन लेयर ही तो प्रोटेक्ट कर सकती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अब जब ओजोन लेयर ही नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज कहां आ जाएंगी? पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आने से क्या होगा? सब कुछ तहस नहस खत्म। अब देखो इसी तरीके से जैसे कि Cl2 जो होता है, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस O3, जैसे ही क्लोरीन यानी कि इनमें से जो क्लोरीन होता है वो निकलता है, जब क्लोरीन इसमें से निकल रहा है और क्लोरीन जाकर जब O3 यानी कि ओजोन पे जाके मिल गया, देखो जो ये क्लोरीन है वो O3 यानी कि ओजोन पे जाकर जब वो मिल गया तो वो क्या बना देगा? ClO, ClO प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन बना दिया। और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिप्लेट हो रहा है। ओजोन जो है वो डिप्लेट हो रहा है। ओजोन लेयर जैसे जैसे वो डिप्लेट होती रहेगी वैसे वैसे अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती रहेगी और हमारे पृथ्वी पर बीमारियां बढ़ती रहेंगी। तभी तो आजकल जगह जगह पे कैंसर सुनना,
और बहुत सारी बीमारियां सुनना, ये बहुत आम हो चुका है, पहले नहीं होता था लेकिन अब होने लग गया है। ठीक है, तो ये सब होता है हमारा ओजोन लेयर के डिप्लेशन। यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि इसको बचाने के लिए हमारे जो सरकारें हैं वो काम नहीं करती है। इसके लिए 1987 में एक बैठक हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको यूनेप यानी कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोला गया, यानी कि एक संस्था बनाई गई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ इस ओजोन लेयर डिप्लेशन को बचाने के लिए ही बनाई गई। तो ये काफी सक्सेसफुल हुई थी। काफी सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग थे वही उन्होंने ही हिस्सा लिया था और वो आज इस चीज के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, वो वर्क भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर अभी बचा हुआ है और इसको बचाकर भी रखना है। तो हर एक जो देश के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर ही रही है, साथ में डेवलपिंग कंट्रियां भी कर रही है। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने भी ये डिप्लेशंस है इसको कम करने के लिए बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रियों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था, इंटरेस्टिंग था। तो ये आज हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है पूरे तरीके से। कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आई हुई हो तो मेरे से डिस्कस करना क्लास में, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों।